देवगिरी के यादव महाराष्ट्र की धरती पर जन्मा एक ऐसा ताकतवर राजवंश जिसकी कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ती थी, लेकिन जिसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ। चलिए आज इस महान राजवंश के बनने और बिखरने की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की जमीन पर जन्मा वो कौन सा राजवंश था जो खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानता था? जी हां, इसका जवाब हमें ले जाता है देवगिरी के यादवों की शानदार और दुखद कहानी की तरफ। देखिए, हर बड़े साम्राज्य की कहानी ना किसी एक एम्बिशियस शासक के सपने से शुरू होती है। देवगिरी के यादवों के लिए वो शासक थे भिल्लम पंचम, जिनकी एक सोच ने इस पूरे वंश का मुकद्दर लिख दिया। तो ये जो यादव राजवंश था, ये आज के महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करता था। शुरुआत में तो इनकी राजधानी सिंगनगढ़ हुआ करती थी, पर इनके इरादे और इनकी ताकत दोनों ही बढ़ रहे थे। और इस बढ़ती हुई ताकत को आवाज दी राजा भिल्लम पंचम ने। उनका एक ही सपना था कि अपने वंश को नई और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना है, और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। साल था 1187 जब भिल्लम पंचम ने एक नई राजधानी की नींव रखी, देवगिरी, जिसका मतलब था देवताओं का पर्वत। आज हम इस जगह को दौलताबाद के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, ये यादवों की बढ़ती ताकत का एक जीता जागता सबूत था। और इस राजधानी का किला, अरे उसके बारे में तो ये मशहूर था कि वो इतना मजबूत है, इतना अभेद्य है कि देवता भी उसे जीत नहीं सकते। मतलब एक अजेय किला, एक ताकतवर साम्राज्य की पहचान। तो भिल्लम ने नींव तो रख दी थी, पर इस वंश का सबसे शानदार दौर, इसका गोल्डन एज, वो आना अभी बाकी था। ये वो वक्त था जब देवगिरी अपनी बुलंदी पर पहुंचने वाला था। और ये स्वर्ण युग आया राजा सिंघण द्वितीय के राज में। क्या कमाल के शासक थे! उनकी तलवार के आगे कोई टिकी ही नहीं पाया। दक्षिण के शक्तिशाली होयसलों को हराया, काकतियों को झुकाया और चालुक्यों को भी शिकस्त दी। देखते ही देखते सिंघण द्वितीय ने यादव साम्राज्य को कोंकण के समुद्र तट से लेकर आंध्र तक फैला दिया। लेकिन रुकिए, यह दौर सिर्फ जंग और जीत का ही नहीं था। नहीं, इसकी असली पहचान, इसकी असली चमक कुछ और ही थी। ये वो वक्त था जब संत ज्ञानेश्वर और नामदेव जैसे महान संत हुए। इसी दौर में यहीं से महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की एक ऐसी लहर उठी जिसकी गूंज हर गांव, हर घर तक पहुंची। सोचिए, एक तरफ तलवार की ताकत थी तो दूसरी तरफ भक्ति की शांति। पर इतिहास का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। जब देवगिरी अपनी दौलत और ताकत के शिखर पर था, और शायद इसी वजह से थोड़ा बेफिक्र भी, तब उत्तर से एक तूफान दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। जरा देखिए, एक तरफ दक्षिण में देवगिरी अपनी शान शौकत में चमक रहा था, और दूसरी तरफ उत्तर में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नजरें दक्षिण के इसी सोने पर गड़ चुकी थीं। और फिर आया वो साल 1296। ये तारीख यादव वंश के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बनने वाली थी। खिलजी ने बिल्कुल अचानक हमला किया, जिससे राजा रामचंद्र देव को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यादव सेना ये लड़ाई हार गई, और इसके बाद जो हुआ, उसने साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। राज्य को मजबूरन दिल्ली को एक बहुत बड़ी रकम, एक भारी भरकम खजाना देना पड़ा। इस पहली हार ने नींव हिला दी थी। अब बस एक आखिरी धक्का लगना बाकी था, एक ऐसा धक्का जो इस ताकतवर साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बना देता। और देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सिर्फ 20-21 साल के अंदर सब खत्म। 1296 के हमले ने राज्य को कमजोर कर दिया। करीब 1308 में शंकरदेव गद्दी पर बैठे, लेकिन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के अगले हमले ने सब कुछ तय कर दिया, और 1317 आते आते यादव वंश का अंत हो चुका था। देवगिरी का वो अजेय किला, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे देवता भी नहीं जीत सकते, आखिरकार टूट गया, और उसके साथ ही यादव वंश का ताज और तकदीर दोनों हमेशा के लिए छिन गए। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य और उसका वो अजेय किला इतनी जल्दी कैसे ढह गया? शायद दौलत और ताकत अपने साथ एक ऐसा नशा लाते हैं जो आने वाले खतरे को देखने ही नहीं देता।